So good afternoon to all. Is my screen visible? Is my screen visible? Thank you. Yeah, response came from Arusi, Priyanshu, Ramita, Isan. So, dear students, yesterday we started chapter number 1, the rise of nationalism in Europe. Yesterday, कल हम लोगों ने चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप समझना शुरू किया। पहले 2 पन्नों को हम लोगों ने समझा। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और हमारे सामने टॉपिक है, और वह टॉपिक है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। तो इस टॉपिक में हम यह समझेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने किस तरह से लोगों में राष्ट्रवाद, राष्ट्र की भावना को जगाया। नाउ लेट्स मूव इनटू द पैराग्राफ। बच्चों, अंडरलाइन द फर्स्ट सेंटेंस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क्स आंसर और even for 2 marks answer with little explanation. First sentence क्या बोल रहा है? The first clear expression of nationalism came with the French Revolution in 1789. जो पहला क्लियर एक्सप्रेशन नेशनलिज्म का देखने को मिलता है वह मिलता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, जो 1789 में हुआ। फ्रेंच रिवॉल्यूशन आप लोगों ने इसे स्टैंडर्ड 9 में पढ़ा भी है, ठीक है। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इट वाज द फर्स्ट चैप्टर इन स्टैंडर्ड 9। तो नेशनलिज्म भावना, मेरा देश है, हम इसके नागरिक हैं, यह सबसे पहले देखने को मिला फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में फ्रांस, एज यू वुड रिमेंबर, वाज अ फुल फ्लेज्ड टेरिटोरियल स्टेट इन 1789। फ्रांस में जब राजतंत्र था, लास्ट उसके कंटिन्यूअस राजा जो रहे, जो पचती रही, उसमें लास्ट हुए लुइस 16, ठीक है। ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन ही वाज द किंग, लुइस 16, ठीक है। तो उस समय भी जो फ्रांस था उसकी भूभाग देखी जाए, भूभाग यानी कि उसका टेरिटरी देखा जाए, तो लगभग इतना था जितना आज के रेट में आपको देखने को मिलता है। थोड़ा 19-20 हुआ होगा, 20 हुआ होगा इस समय, या 19। तो फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट था फ्रांस, ठीक है। एब्सोल्यूट मोनार्की वहां थी, राजा पर कोई क्वेश्चन उठाने वाला नहीं था। The political and constitutional changes that came in the wake of French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to the body of French citizen. लेकिन जो क्रांति हुई 1789 में, उसने पावर को राजा से ट्रांसफर कर दिया नागरिकों के पास। कहने का मतलब है कि जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरुआत हुई
फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जब शुरुआत हो रही है उस समय तक फ्रांस में मोनार्की है, राजा के पास ही पूरा पावर है, जो राजा है उसी के पास पूरा पावर है। लेकिन जो क्रांति होता है फ्रांस का, पावर राजा के हाथ से ट्रांसफर हो जाता है फ्रेंच सिटीजन्स, फ्रांस के नागरिकों के पास, फ्रांस के लोगों के पास। ठीक है, अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन, ठीक है, एक बॉडी, संस्था। और वह संस्था फिर अगर बोलोगे डेमोक्रेसी में तो पार्लियामेंट का रूप लेती है। द रिवॉल्यूशन प्रोक्लेम्ड, जो रिवॉल्यूशन था उसने घोषणा किया दैट इट वाज द पीपल हु वुड henceforth constitute the nation and shape its destiny। जो रिवॉल्यूशन था उसने प्रोक्लेम किया, मीन्स रिवॉल्यूशन के दौरान ये घोषणा हुई क्रांतिकारियों के द्वारा, जो फ्रेंच क्रांतिकारी थे उन्होंने घोषणा किया, उन्होंने डिक्लेयर किया, इट वाज द पीपल हु वुड henceforth constitute the nation and shape its destiny। क्रांतिकारियों ने राजा से अधिकार छीन लिया, आपको पता होगा, पढ़ाया जा चुका है ये बातें स्टैंडर्ड 9 में। और देश को चलाने का अधिकार मोनार्की उसके इंस्टीट्यूशन से छीन करके जनता को दे दिया गया। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरू से ही, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरू से ही, एकदम शुरुआत से, द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर्स। जो फ्रांस की क्रांति थी, शुरुआत से ही जो क्रांतिकारी थे उन्होंने बहुत सारे मेजर्स अपनाए एंड प्रैक्टिसेस दैट वुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। शुरू से ही, क्रांति के शुरू से ही फ्रेंच क्रांतिकारियों ने ऐसे उपाय किए जिससे फ्रांस के लोगों में कलेक्टिव आइडेंटिटी की भावना आई कि हम सब एक हैं, हमारी आइडेंटिटी एक है। अब वे मेजर्स कौन कौन थे, उन्होंने कौन कौन उपाय किए जिससे वहां भावना आई कि हम एक राष्ट्र के नागरिक हैं। द आइडिया ऑफ लॉ पेट्री, द आइडिया ऑफ लॉ पेट्री, फादरलैंड। क्रांतिकारियों ने लोगों को विचार दिया कि फ्रांस हमारा फादरलैंड है। हमने भी अपने स्वतंत्रता संग्राम में लोगों को आइडिया दिया, जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम है उसमें हमारे लीडर्स ने, हमारे पेंटर्स ने क्या आइडिया दिया, भारत माता का, भारत माता का। तो उसी तरह से लॉ पेट्री का आइडिया दिया फ्रेंच क्रांतिकारियों ने, फ्रेंच रिवोल्यूशनरी ने। लॉ पेट्री, लॉ पेट्री फ्रेंच शब्द है, इसका मतलब हुआ फादरलैंड। क्रांतिकारियों ने कहा कि यह हमारा फादरलैंड है। एंड ले सिटोइन, हम इसके नागरिक हैं। emphasized the notion of a united community enjoying equal rights under a constitution। यह इस बात को दर्शाता है कि यूनाइटेड कम्युनिटी जिसको इक्वल राइट्स है सभी को संविधान के अंदर। A new national flag, the tricolor, was chosen to replace the former royal standard। जो राजा का ध्वज था, जो राजतंत्र का प्रतीक ध्वज था, उसके जगह न्यू फ्रेंच फ्लैग, ट्राई कलर फ्रेंच फ्लैग अपनाया गया। द स्टेट्स जनरल was elected by the body of active citizens and renamed the National Assembly।
द स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड, जो स्टेट जनरल थे वे इलेक्ट हुए और उनको इलेक्ट करने के लिए एक एक्टिव सिटीजन्स की बॉडी बनाई गई और ऐसे इलेक्टेड मेंबर्स नेशनल असेंबली के सदस्य हुए। न्यू हाइम वेयर कंपोज्ड, बच्चों जैसे हमारे स्वतंत्रता संग्राम में तुम देखते हो अनेक गीत संगीत राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही आया हमारे यहाँ वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम। उस तरह की घटनाएं फ्रांस में भी हुई फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान। न्यू हाइम्स बनाए गए और ओथ शपथ लिया जाने लगा राष्ट्र के नाम पर। कोई अगर फ्रांस के लिए काम करते हुए उसकी मृत्यु हुई तो उसको शहीद के रूप में, ठीक है, पुकारना, शहीद के रूप में उसको मान्यता देना कि ये शहीद हुआ देश के लिए, इसने अपने प्राणों की बलि दी, न्यौछावर किया अपने प्राणों को। तो ये कदम उठाए गए और इन कदमों से फ्रांस के लोगों में यह भावना आई कि यह हमारा देश है, यह हमारा मुल्क है। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इसके अलावा और बहुत कुछ किया गया, जैसे a centralized administrative system was put in place and it formulated uniform law for all citizens within its territory. टेरिटरी के अंदर एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का गठन किया गया, यूनिफॉर्म लॉ बनाया गया हर एक नागरिकों के लिए जो उस टेरिटरी में थे। यूनिफॉर्म लॉ, सबके लिए कानून एक जैसा। रीजनल डायलेक्ट्स वे डिस्करेज्ड, सॉरी एक लाइन छूट गया बीच में। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज जो था उसको खत्म किया गया एंड मेजर्स वेर अडॉप्टेड, फिर छूटा। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वेर एबोलिश्ड, जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज था ड्यूज था उसको एबोलिश किया गया। और एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वाज अडॉप्टेड, नापने जोखने के लिए यूनिफॉर्म सिस्टम अपनाया गया पूरे देश के अंदर। Regional dialects were discouraged and French, as it was spoken in and written in Paris, became the common language of the nation. Regional dialects को discourage किया गया, regional जो भाषाएं थी उसको डिस्करेज किया गया, उसके चलते उसके जगह पेरिस में बोले जाने वाली फ्रेंच भाषा को बढ़ावा दिया गया। तो ये सारी जो कामें हैं, ये सारे स्टेप्स फ्रांस में नेशनलिज्म की भावना लेकर के आया। ये सारे कदम फ्रांस में नेशनलिज्म की भावना लेकर के आया। इसके अलावा भी बहुत कुछ किया क्रांतिकारियों ने। द रिवोल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर्ड, क्रांतिकारियों ने आगे डिक्लेयर किया दैट इट वाज द मिशन and the destiny of the French nation to liberate the peoples of Europe from despotism. In other words, to help other people of Europe to become nations. जो फ्रांस के क्रांतिकारी हैं केवल फ्रांस की सीमा तक नहीं रुके, बल्कि उन्होंने घोषणा की कि वे यूरोप के दूसरे लोगों को भी मदद करेंगे राजतंत्र से बाहर निकलने में। When the news of event in France reached different cities of Europe, जब फ्रांस में होने वाली ये घटनाएं, इनकी खबर दूसरे जगहों पर पहुंची, दूसरे शहरों में पहुंची, देशों में पहुंची। When the news of events in France reached the different cities of Europe, students and other members of educated middle classes began setting up Jacobin clubs.
याद करो स्टैंडर्ड 9 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जैकोबिन क्लब की चर्चा थी। मैक्सिमिलियन रोबेस्पायर, अ कैरेक्टर, अ पर्सन who reached the authority of the France, जैकोबिन क्लब से था वो। तो जब फ्रांस में ये आंदोलनों का जिक्र जो है, फ्रांस के इन बदलावों का जिक्र यूरोप के दूसरे हिस्सों में पहुंचा, वहां भी जैकोबिन क्लब लोग बनाने लगे। Their activities and campaigns prepared the way for the French armies, which moved into Holland, Belgium, Switzerland, and much of Italy in 1790s. फ्रांस के बाहर दूसरे राज्यों में लोगों ने जैकोबिन क्लब बनाया और उन्होंने हेल्प किया फ्रांस की सेना को, आओ मेरे राज्य पर हमला करो। उनको ये लगा फ्रांस की सेना आएगी, उन्हें राजतंत्र से बचाएगी। कुछ उम्मीदें तो पूरी हुई, लेकिन विदेशी का शासन तो विदेशी के जैसा ही रहेगा, चाहे वो कितना हो अच्छा क्यों ना हो। इसको हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे लोगों ने पहले स्वागत किया, फिर उन्होंने विरोध भी किया। खैर, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी शुरुआती दौर है, यहाँ लिखा हुआ है फ्रेंच आर्मीज को लोगों ने वेलकम किया, उनके एक्टिविटीज, कैंपेन्स फ्रेंच आर्मीज के रास्ते को क्लियर किया। हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली के बहुत सारे हिस्से। विद द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशनरी वॉर्स, द फ्रेंच आर्मीज बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। With the outbreak of the Revolutionary Wars, the French armies began to carry the idea of nationalism abroad. Revolutionary War, जो क्रांति था फ्रांस में क्रांति की शुरुआत होते ही, क्रांति के दौरान, और मेनली जो पहला क्रांति है, ठीक है, तो अगर फ्रेंच रिवॉल्यूशन को देखोगे, पढ़ाया गया है 10 साल का पीरियड। कुछ हिस्टोरियन का कहना है कि नहीं, आगे भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन चलता रहा, ठीक है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो वार हुआ, फ्रेंच आर्मी जो है अपने साथ में, जब फ्रांस की आर्मी बाहर गई तो वे अपने साथ में आइडिया ले गए फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाला, ठीक है। और ये देखो, ये मैप है, ठीक है, यहाँ फ्रांस है, फ्रांस के ऊपर नीदरलैंड, ठीक है, बावेरिया, स्विट्जरलैंड, ये पूरा अब ये वाला एरिया जो है अब जर्मनी के रूप में है। नीचे स्पेन, पोर्तुगाल, now the next page, page number 6, page number 6. Within the wide swath of territory, within the wide swath of territory that came under his control, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France. जब फ्रांस के बाहर नेपोलियन के कब्जे में यूरोप के हिस्से आए, नेपोलियन ने उन सुधारों को, उन सिस्टम्स को वहां भी लागू किया। थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की, नेपोलियन हैड नो डाउट destroyed democracy in France, but in the administrative field he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient. नेपोलियन से पहले अगर फ्रांस देखो, इमीडिएटली नेपोलियन के इमीडिएट पहले अगर फ्रांस देखो तो एक लगभग डेमोक्रेटिक व्यवस्था थी। नेपोलियन ने उस अरेंजमेंट को डिस्करेज किया, डिसमेंटल किया, डिस्ट्रॉय किया, लेकिन उसने एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में बहुत कुछ काम किया, सिस्टम को रैशनल बनाने के लिए, एफिशिएंट बनाने के लिए। कहने का मतलब कि अगर टॉप लेवल बात की जाए, टॉप लेवल एडमिनिस्ट्रेशन का टॉप लेवल, तो वहां नेपोलियन है, वहां जो है नेपोलियन है। वह अपने को मजबूत करने के लिए डेमोक्रेसी तो डिस्ट्रॉय किया,
इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन जब एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें उसके नीचे, तो उसको उसने रैशनल और एफिशिएंट बनाने के लिए बहुत कुछ किया। अब इसी में जिक्र होता है द सिविल कोड ऑफ 1804। सिविल कोड ऑफ 1804 मतलब नेपोलियन ने कुछ नियमावली लाई 1804 में, उसको बोला गया सिविल कोड 1804, या बहुत बार उसको नेपोलियनिक कोड 1804 बोलते हैं। तो जो यह नियम लाया नेपोलियन ने, इसमें 1804 कोड में, इसमें क्या प्रोविजन था वो देखो। डिड अवे विथ ऑल प्रिविलेजेस, डिड अवे विथ ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। नेपोलियन ने जन्म के आधार पर जिन लोगों को कुछ फैसिलिटीज मिली हुई थी, सुविधाएं मिली हुई थी, उसको उसने खत्म कर दिया। डिड अवे, अंडरलाइन कर लेना इन पूरे तीनों को, चारों बातों को। पहला, डिड अवे विथ ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, जन्म के आधार पर जितनी भी प्रिविलेजेस थी उसको उसने खत्म कर दिया। एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी, तो उसने प्रिविलेजेस खत्म कर दिया। एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कानून के सामने इक्वालिटी को उसने एस्टैब्लिश किया। सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी, और राइट टू प्रॉपर्टी को उसने सिक्योर किया। दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल। जो नेपोलियन का यह कोड था, नेपोलियन का यह रूल था, वह फ्रांस के बाहर भी गया, जहां जहां फ्रेंच आर्मी गई। इन द डच रिपब्लिक, अभी वो जगहों का नाम है कुछ जगहों का, डच रिपब्लिक, इन स्विट्जरलैंड, इन इटली एंड जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। तो नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को सिंप्लीफाई किया, साधारण बनाया, जनरलाइज किया उसने, ताकि लोगों को समझ में आए, आसानी से काम हो सके। एबोलिश्ड द फ्यूडल सिस्टम, नेपोलियन ने जमींदारी प्रथा को खत्म किया। नेपोलियन ने जमींदारी प्रथा को खत्म किया। एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम एंड मोनोरियल ड्यूज। नेपोलियन ने लोगों को, जो गुलाम थे, जिन पर कोई कर्ज था, मोनोरियल ड्यूज था, तो उसने लोगों को गुलामी से मुक्त कर दिया। और मोनोरियल ड्यूज, अगर कोई ड्यूज है उनके ऊपर पैसे के रूप में, कुछ और रूप में, तो उसको उसने खत्म कर दिया। इन द टाउन्स टू, अगर शहरों की बात करें, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वेर रिमूव्ड। इन टाउन्स टू, शहरों में गिल्ड रिस्ट्रिक्शन था। ये गिल्ड रिस्ट्रिक्शन क्या होता है? मतलब कि बिजनेस में कुछ लोगों को मोनोपोली दे दिया जाता था। ठीक है, कि हाँ आप लोग जूते का व्यापार करोगे, आप गेहूं चावल करो, आप ठीक है कुछ और करो। तो ये था गिल्ड सिस्टम। लोग ग्रुप में, या फिर कोई एक व्यक्ति भी किसी बिजनेस का मोनोपोली उसको मिल जाए, और फिर वही तय करे कोई नया बिजनेस करेगा कि नहीं करेगा, करेगा तो किन शर्तों पे करेगा, वगैरह वगैरह। तो इन टाउन्स टू गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वेर रिमूव्ड। तो नेपोलियन के पहले शहरों में गिल्ड रिस्ट्रिक्शन था। जिनको मोनोपोली हुई थी, मोनोपोली मिली हुई थी, उनसे बात करना पड़ता था, परमिशन लेना पड़ता था। तो इसको इसने रिमूव किया। इन द टाउन्स टू गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वेर रिमूव्ड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स वेर इम्प्रूव्ड।
नेपोलियन ने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को भी इंप्रूव किया, अच्छा किया। पीजेंट्स, आर्टिसंस, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन, ठीक है, ये अलग अलग लोग हैं समाज के, enjoyed a new फाउंड फ्रीडम। इन लोगों को नेपोलियन ने आजादी दी, अपना काम करो, काम करने की आजादी, बिजनेस करने की आजादी। बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स in particular began to realize that uniform laws, standardized rates and measures, and a common national currency would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to another। अब जो बिजनेसमैन होता है वह शासन से बिजनेस करने के लिए फैसिलिटी चाहता है। नेपोलियन ने अपने राज्य में लोगों को ये फैसिलिटी दिया, बिजनेसमैन को, और बिजनेसमैन भी रियलाइज किए कि नेपोलियन ने जो रिफॉर्म लेकर के आया है, यूनिफॉर्म लॉ, स्टैंडर्डाइज वेइंग सिस्टम, मेजरिंग सिस्टम, या फिर एक करेंसी, वन करेंसी, तो इससे गुड्स का मूवमेंट, गुड्स को एक्सचेंज करना, कैपिटल्स को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, बिजनेस करना आसान हो गया। और इस बात को रियलाइज किया बिजनेस मैन ने। आगे देखो, हाउएवर इन द एरियाज कंकर्ड, मतलब जो एरिया जीता नेपोलियन फ्रांस के बाहर जाकर के जिन एरियाज को कवर किया, जीता उसकी आर्मी ने, द रिएक्शन ऑफ लोकल पॉपुलेशन टू फ्रेंच रूल वाज मिक्स्ड, ठीक है, लोकल लोगों का फ्रेंच रूल, विदेशी शासन ही था एक तरह से उनके लिए फ्रेंच रूल, तो उसके लिए मिक्स रिएक्शन था। शुरू में लोग जो है वेलकम किए, जैसे हॉलैंड के लोग, स्विट्जरलैंड के लोग, आओ आओ, बड़ा अच्छा, उम्मीदें थी उनको नेपोलियन से, ठीक है। ब्रुसेल में भी उसका वेलकम हुआ, मेंस में, मिलान में, वारसा में। द फ्रेंच आर्मीज वेर वेलकम एज अ हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी, हार्बिंगर मैसेंजर, दूत, हार्बिंगर का मतलब होता है दूत, मैसेज लेके आने वाला, ठीक है। तो जो फ्रेंच का आर्मी था उसको फ्रेंच के बाहर भी लोग दूत के रूप में देख रहे थे कि वाह, ये लोग आएगा, ये लोग लिबर्टी लेकर के आएगा, ये लोग के आने से हमारी स्थिति बेहतर होगी, आर्थिक स्थिति, बिजनेस करना आसान होगा। बट द इनिशियल एंथुसियाज्म सून टर्न टू हॉस्टिलिटी, लेकिन जो शुरू का ये उत्साह था वह बहुत जल्द हॉस्टिलिटी में, आक्रामकता में बदल गया। लोग जो उम्मीदें रखे थे नेपोलियन और उसकी सेना से, वे पूरा होते हुए नहीं दिखे, लोग मायूस हुए और फिर वे हॉस्टाइल हो गए, हमलावर हो गए, ठीक है, विरोधी हो गए नेपोलियन के, हॉस्टिलिटी। एज इट बिकेम क्लियर दैट न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विथ पॉलिटिकल फ्रीडम, लोगों को यह समझ में आ गया कि नेपोलियन का राज, उनके देश में कुछ फैसिलिटी तो मिलेगी पर पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं मिलेगा। इसलिए लोग विरोध करने लगे नेपोलियन के शासन को। अब इस विरोध का कारण क्या था? कुछ कारण थे। देयर वर सम काउजेस, पीपल आउटरेज्ड विथ नेपोलियन रूल, कारण थे, लोग नेपोलियन के रूल से गुस्सा गए, हॉस्टाइल हो गए उसके प्रति, आउटरेज्ड। और वो कारण क्या था? पहला, 3 कारण यहाँ पे लिखे हुए, देयर आर 3 रीजंस गिवन हियर, यू नीड टू अंडरलाइन इट। नंबर 1, इंक्रीज्ड टैक्सेशन, इंक्रीज टैक्सेशन। नेपोलियन ने जहां कब्जा किया यूरोप में जिन भूभागों पर, वहां
टैक्स बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ा दिया। आगे देखो, सेंसरशिप, सेंसरशिप। नेपोलियन ने फ्रांस के बाहर जिन जगहों पर कब्जा किया वहां टैक्स बढ़ाया, फिर सेंसरशिप लगा दिया, कोई उसके विरुद्ध, उसके शासन के विरुद्ध नहीं बोल सकता। ठीक है, पॉलिटिकल फ्रीडम खत्म हो गया। याद रखिएगा क्या तीन काम किया, इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप, और तीसरा फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मीज रिक्वायर्ड टू कनकर द रेस्ट ऑफ यूरोप। तीसरा काम उसने किया, उन जगहों से, उन देशों से युवाओं को जबरदस्ती फ्रेंच आर्मी में भर्ती किया। क्यों? क्योंकि नेपोलियन का सपना था पूरा यूरोप जीतने का। तो यूरोप जीतने के लिए तो सैनिकों की जरूरत थी, और पहले तो और भी थी। अब आज के रेट में तो बहुत कुछ टेक्नोलॉजिकल वारफेयर हो गया है, पर आज भी सेना की जरूरत है। उस समय तक तो बात ही अलग थी। तो टैक्स बढ़ने के चलते, सेंसरशिप के चलते, जबरदस्ती आर्मी में भर्ती करने के चलते लोग नेपोलियन के शासन से खफा हुए, नाराज हुए। ऑल सीम्ड टू आउटवे द एडवांटेजेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। तो नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस जो किया उससे लोगों को फायदा तो मिला, लेकिन बाद के में जो सिस्टम उसने लागू किया, टैक्स बढ़ा दिया, सेंसरशिप लगा दिया, जबरदस्ती वहां को सेना में भर्ती किया, इससे लोग इतने नाराज हुए कि एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस का कोई फायदा, कोई पक्ष उसे हासिल नहीं हुआ। अब देखो एक फोटोग्राफ है, चलते चलते बात करते हैं फोटोग्राफ की। फोटोग्राफ में दिखाया जा रहा है, उसको डिस्क्राइब किया है, नेपोलियन हियर इज रिप्रेजेंटेड एज ए पोस्टमैन। यहाँ जो व्यक्ति दिखाया जा रहा है पोस्टमैन के रूप में, वो नेपोलियन है। और उसके बैग से बहुत कुछ गिर रहा है, बहुत से लेटर्स गिर रहे हैं। तो एक्चुअली इस पर नाम्स लिखे हुए हैं इन सभी पे। ठीक है, ईच लेटर ड्रॉपिंग आउट ऑफ हिज बैग बियर्स द नेम ऑफ टेरिटरीज ही लॉस्ट। ठीक है, तो नेपोलियन पहले जीता, लेकिन बाद में बहुत कुछ वो हारता गया। वाटरलू की लड़ाई स्पेशली बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद नेपोलियन की हार की शुरुआत हुई। ठीक है, तो यह दिखाता है कि नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाया, लेकिन जो दूसरी बातें हुई उसके चलते लोग उससे काफी नाराज हुए, विशेष रूप से फ्रांस के बाहर। और फिर लोग उसके शासन को लेकर के हॉस्टाइल हो गए। तो यह था पेज नंबर 7। जो अगला क्लास हम लोग का होगा, नेक्स्ट क्लास, हम लोग पेज नंबर 8 द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से आगे बढ़ेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म से इन यूरोप से आगे बढ़ेंगे। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में नेशनलिज्म कैसे, ठीक है, बनता है, कैसे दिखता है, ठीक है, किस तरह से वो सामने आता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। If you have any question, put it in chat box. If you have any question related to political science, economics, or even from history, I am here to answer your question. Put it in chat box. So no question from your side. So yes, ma'am.
सॉरी, कुछ समय के लिए माइक को म्यूट किया। तो बच्चों इट्स 12:59। जो अगला हमारा क्लास है हम उसमें आगे बढ़ेंगे। आज जो समझाने वाला हिस्सा था वो एक पैराग्राफ की एंडिंग हुई, एक पेज की एंडिंग हुई। तो जो न्यू टॉपिक है वी विल टेक इट टुमारो, वी विल मूव टुमारो। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल।